नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कोटा संभाग में दोस्तों हम राजस्थान का नागपुर मतलब दोस्तों हम झालावाड़ पढ़ चुके हैं, वराहा नगरी 12 पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों छोटी काशी, वृंदावती और दोस्तों कहा जाए तो हाड़ौती की राजधानी जिला बूंदी। दोस्तों कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ठीक, अर्थात जननी जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। दोस्तों आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि दोस्तों आज मैं मेरी मातृभूमि का वर्णन करूँगा। बूंदी जिले का निवासी हूँ और दोस्तों आज मैं मेरी मातृभूमि का परिचय इतिहास के पन्नों से लाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं बूंदी जिले से। बूंदी दोस्तों जिसे हम छोटी काशी के नाम से जानते हैं, बूंदी जिसे हम वृंदावती के नाम से जानते हैं, बूंदी साहब जिसे हम एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के लिए जानते हैं, बूंदी साहब आपके जिसे केशवराय पाटन के लिए जानते हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं बूंदी जिले की दोस्तों जिनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों मेरी मातृभूमि है तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जिला आज का। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जिला बूंदी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिला बूंदी, ठीक दोस्तों। फिर बात आती है दोस्तों, सबसे पहले हम जिला बूंदी की बात करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो बूंदी जिला है इस बूंदी जिले के कुछ उपनाम हैं जिन्हें आप अच्छी तरह याद रख लीजिए। और दोस्तों इस बूंदी का पहला उपनाम है छोटी काशी। दोस्तों जो बूंदी है इस बूंदी का पहला उपनाम है छोटी काशी। गली गली में मंदिर होने के कारण साहब आपके इसे कहा जाता है छोटी काशी, ठीक दोस्तों। दोस्तों जो बूंदी है इस बूंदी का दूसरा नाम है वृंदावती। दोस्तों जो बूंदी है इस बूंदी का दूसरा नाम है वृंदावती, ठीक। अच्छा दोस्तों पूछा जाएगा कि बूंदी को वृंदावती का नाम किसने दिया था। पूछा जाएगा कि बूंदी को वृंदावती का नाम किसने दिया था, तो आप क्या बताओगे, राणा कुंभा ने। पूछ लिया जाए कि बूंदी को वृंदावती का नाम किसने दिया था, राणा कुंभा ने। और पूछा जाए कि राणा कुंभा के द्वारा बूंदी को वृंदावती का नाम किस ग्रंथ में दिया गया था, रसिक प्रिया में। पूछा जाएगा कि बूंदी को वृंदावती का नाम किसने दिया था, राणा कुंभा ने। और राणा कुंभा ने किस ग्रंथ में साहब आपके ये नाम दिया था, रसिक प्रिया में। दोस्तों ध्यान रखना कि जो रसिक प्रिया है ना दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो रसिक प्रिया है ये किसका अनुवाद है। पूछा जाएगा कि जो रसिक प्रिया है ये किसका अनुवाद है, तो आप क्या बता दोगे दोस्तों कि जो रसिक प्रिया है ये गीत गोविंद का अनुवाद है। दोस्तों जो रसिक प्रिया है ना ये गीत गोविंद का अनुवाद है, ठीक। इस पर दोस्तों हमने पहले भी चर्चा की थी, आज भी चर्चा कर लेते हैं। तो साहब रसिक प्रिया किसका अनुवाद है, गीत गोविंद का। फिर बात आती है कि जो गीत गोविंद है इस गीत गोविंद की रचना किसने की थी, जयदेव ने। दोस्तों जो गीत गोविंद है इस गीत गोविंद की रचना किसने की थी, जयदेव ने। फिर बात आती है कि जयदेव साहब आपके किसके दरबारी थे, तो आप क्या बताओगे कि जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। पूछा जाएगा कि जयदेव किसके दरबारी थे, तो दोस्तों जो जयदेव है ना वो लक्ष्मण सेन के दरबारी थे, ठीक। अच्छा पूछा जाए कि लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम क्या था। पूछा जाएगा कि लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम क्या था। दोस्तों ये प्रश्न मैंने पूछा भी था आपसे, तो दोस्तों ध्यान रखना लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम था नादिया। जो लक्ष्मण सेन है इसकी राजधानी का नाम था नादिया। दोस्तों जो नादिया है वो कहाँ आता है, बंगाल में, एकदम क्लियर। और दोस्तों ध्यान रखना इस लक्ष्मण सेन के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था। समझ जाओगे ना, इस लक्ष्मण सेन के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था। साहब समझ जाना अच्छी तरह दोस्तों। ये देखो मैं दोस्तों यहाँ बता भी देता हूँ दोस्तों, इस लक्ष्मण सेन के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था, ठीक। समझ जाओगे कि अच्छी तरह। और पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, तो आप क्या बताओगे, बख्तियार खिलजी ने। पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, तो आप क्या बताओगे, बख्तियार खिलजी ने जलाया था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एकदम क्लियर।
बूंदी, बूंदी का दोस्तों नाम है छोटी काशी और दोस्तों इसे छोटी काशी कहा जाता है असंख्य मंदिरों के कारण। बूंदी, बूंदी का नाम है वृंदावती, बूंदी को वृंदावती का नाम दिया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने रसिक प्रिया ग्रंथ में बूंदी को वृंदावती का नाम दिया था। ठीक, रसिक प्रिया गीत गोविंद का अनुवाद है, गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी और जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी थे और लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम नादिया, ये मैंने पूछा भी था। और लक्ष्मण सेन के शासन काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था। जलाने वाले थे दोस्तों आपके बख्तियार खिलजी। ठीक, और दोस्तों ध्यान रखना कि जो नालंदा है, इस नालंदा का प्राचीन नाम पूछा जाए कि नालंदा का प्राचीन नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे कि नालंदा को मृग शिखावन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कि जो नालंदा है ना, इस नालंदा को मृग शिखावन के नाम से भी जाना जाता है, ये नालंदा का प्राचीन नाम है। तो बूंदी के दो नाम हो गए, एक नाम तो छोटी काशी, एक नाम वृंदावती। फिर दोस्तों बात आती है कि जो बूंदी है, इस बूंदी का तीसरा नाम क्या है। पूछा जाएगा कि जो बूंदी है, इस बूंदी का तीसरा नाम क्या है। फर्रुखाबाद। पूछा जाए कि बूंदी का तीसरा नाम क्या है, फर्रुखाबाद। अच्छा, पूछा जाएगा कि बूंदी को फर्रुखाबाद का नाम किसने दिया था। पूछ लिया जाए कि बूंदी को फर्रुखाबाद का नाम किसने दिया था, तो आप क्या बताओगे कि मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा, मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा बूंदी को फर्रुखाबाद का नाम दिया गया था। ध्यान रखना, बूंदी का नाम है फर्रुखाबाद और बूंदी को फर्रुखाबाद का नाम दिया था मुगल शासक फर्रुखसियर ने। ठीक, अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना, जो मुगल शासक फर्रुखसियर है, इसका एक उपनाम है। दोस्तों जो मुगल शासक फर्रुखसियर है, इसका एक उपनाम है। और पूछा जाए कि फर्रुखसियर को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखना, फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। जो फर्रुखसियर है, इसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, समझ जाना। तो बूंदी के तीन नाम हो गए दोस्तों। पहला नाम तो है छोटी काशी, दूसरा नाम है वृंदावती, तीसरा नाम है फर्रुखाबाद। छोटी काशी कहा जाता है मंदिरों के कारण, वृंदावती कहा था राणा कुंभा ने रसिक प्रिया टीका में। रसिक प्रिया टीका गीत गोविंद का अनुवाद है और गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी थे और लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम नादिया। और लक्ष्मण सेन के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था, किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक, और नालंदा का प्राचीन नाम है मृग शिखावन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, और वर्ष 2020-2021 के राज्य कर्मचारियों, एकदम क्लियर दोस्तों। बूंदी को कहा जाता है फर्रुखाबाद और इसे फर्रुखाबाद का नाम दिया था फर्रुखसियर ने। और फर्रुखसियर दोस्तों इतिहास में कहलाता है घृणित कायर। एकदम क्लियर क्या भैया। देखो दोस्तों, अब थोड़ी सी जब मुगल शासकों की बात आई है, तो तब ध्यान रखना दोस्तों कि सब कुछ शासक ऐसे हैं दोस्तों, कुछ शासक ऐसे हैं जिनके दोस्तों सब आपके उनको उनके कार्य के कारण कुछ संज्ञाएं दी गई हैं। क्लियर। तो दोस्तों मुगल शासकों के उपनाम, सब समझो दोस्तों, मुगल शासक और उनके उपनाम, समझना दोस्तों, मुगल शासक और उनके उपनाम। कुछ मुगल शासक है दोस्तों जिन्हें उनके कार्यों के कारण एक संज्ञा दी गई है, उपमा की गई है, तुलना की गई है। ठीक दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं औरंगजेब से। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं औरंगजेब से। ठीक, और पूछा जाए कि औरंगजेब को क्या कहा जाता है, पूछा जाएगा कि औरंगजेब को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे कि जो औरंगजेब है इसे कहा जाता है जिंदा पीर। जो औरंगजेब है इसे क्या कहा जाता है, जिंदा पीर। एकदम क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों साहब, आपकी बात आती है कि इसके अलावा और किसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों मुगल वंश में एक शासक हुआ था और उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। क्या नाम था, बहादुर शाह प्रथम। और दोस्तों जो बहादुर शाह प्रथम है इसे नाम दिया गया है शाह-ए-बेखबर। दोस्तों जो बहादुर शाह प्रथम है इसे क्या नाम दिया गया है, शाह-ए-बेखबर। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार मुगल वंश में एक शासक होगा और उसका नाम है बहादुर शाह द्वितीय। क्या नाम है, बहादुर शाह द्वितीय। और दोस्तों जो बहादुर शाह द्वितीय है उन्हें कहा जाता है जफर। जो बहादुर शाह द्वितीय हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जफर। ठीक दोस्तों, मुगल वंश में साहब आपके एक शासक हुआ था और उसका नाम था जहांदर शाह।
मुगल वंश में एक शासक हुआ है और उसका नाम है जहांदर शाह। और दोस्तों जो जहांदर शाह है, इस जहांदर शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। जो जहांदर शाह है दोस्तों, इसे कहा जाता है लंपट मूर्ख। एकदम क्लियर दोस्तों। मुगल वंश में साहब आपके एक शासक हुआ है और उसका नाम है मोहम्मद शाह। दोस्तों मुगल वंश में एक शासक हुआ है और उसका नाम था मोहम्मद शाह। ठीक। और दोस्तों जो मोहम्मद शाह है ना, इसे साहब आपके कहा जाता है रंगीला। ठीक। जो मोहम्मद शाह है इसे साहब आपके क्या कहा जाता है? रंगीला। तो दोस्तों मुगल वंश में एक शासक हुआ था, नाम था फर्रुखसियर। मुगल वंश में एक शासक हुआ था, नाम था फर्रुखसियर। और दोस्तों जो फर्रुखसियर है, इसे इतिहास में नाम दिया गया है घृणित कायर। क्या नाम दिया गया है? घृणित कायर। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह दोस्तों? एकदम क्लियर समझ जाना। औरंगजेब जिंदा पीर, बहादुर शाह शाह बेखबर, बहादुर शाह सेकंड जफर, जहांदर शाह लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह रंगीला और फर्रुखसियर दोस्तों क्या कहलाता है? आपके घृणित कायर। दोस्तों जो फर्रुखसियर हैं उसे साहब आपके क्या कहा जाता है? घृणित कायर। अच्छा दोस्तों, एक मुगल शासक तो नहीं है, लेकिन साहब आपके मुगल वंश में दोस्तों शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह। दोस्तों दारा शिकोह। और दोस्तों जो दारा शिकोह है ना, इसे नाम दिया गया है भारत का लघु अकबर। जो दारा शिकोह है, इसे नाम दिया गया है भारत का लघु अकबर। समझ जाओगे क्या दोस्तों? तो दोस्तों ये मुगल शासकों की संज्ञाएं हैं। औरंगजेब जिंदा पीर, बहादुर शाह शाह बेखबर, बहादुर शाह द्वितीय जफर, जहांदर शाह लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुखसियर घृणित कायर और दारा शिकोह क्या कहलाता है? भारत का लघु अकबर। और पूछा जाए कि दारा शिकोह को भारत का लघु अकबर किसने कहा है? लेन पूल ने। पूछा जाए कि दारा शिकोह को भारत का लघु अकबर किसने कहा है? तो लेन पूल ने कहा है। समझ जाओगे भैया? एक बार फिर समझना अच्छी तरह। बूंदी के 3 नाम, छोटी काशी, वृंदावती, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद किसने किया? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर का नाम घृणित कायर। तो अगर ये घृणित कायर है तो मुगल वंश के शासकों की संज्ञा है औरंगजेब जिंदा पीर कहलाता है, बहादुर शाह शाह बेखबर कहलाता है, बहादुर शाह द्वितीय जफर कहलाता है, जहांदर शाह लंपट मूर्ख कहलाता है, मोहम्मद शाह रंगीला कहलाता है, फर्रुखसियर घृणित कायर कहलाता है और दारा शिकोह भारत का लघु अकबर कहलाता है। और दारा शिकोह को भारत का लघु अकबर कहा था लेन पूल ने। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, एकदम क्लियर यहाँ तक तो? अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है, हम बूंदी की बात करते हैं। दोस्तों हम बूंदी की बात करते हैं, फिर बात आती है कि जो बूंदी है, इस बूंदी की स्थापना किसने की? पूछा जाएगा कि जो बूंदी है, इस बूंदी की स्थापना किसने की और कब की? तो दोस्तों जो बूंदी है ना, इस बूंदी की स्थापना हुई थी 1342 में। पूछा जाए कि बूंदी की स्थापना कब हुई थी? 1342 में। अच्छा पूछा जाएगा कि जो बूंदी है, इस बूंदी के संस्थापक कौन थे? जो बूंदी है, इस बूंदी के संस्थापक कौन थे? तो आप क्या बताओगे कि बूंदी के संस्थापक थे देवाहाड़ा। जो बूंदी है, इस बूंदी के संस्थापक कौन थे? देवाहाड़ा। अच्छा पूछ लिया जाए कि बूंदी के वास्तविक संस्थापक कौन थे? पूछ लिया जाए कि बूंदी के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो आप क्या बताओगे कि बूंदी के वास्तविक संस्थापक थे सुरजनहाड़ा। जो बूंदी है, इस बूंदी के वास्तविक संस्थापक कौन थे? सुरजनहाड़ा। एकदम क्लियर। और दोस्तों सुरजनहाड़ा के जीवन पर, दोस्तों जो सुरजनहाड़ा है, इन सुरजनहाड़ा के जीवन पर एक ग्रंथ लिखा गया था और ग्रंथ का नाम था सुरजन चरित्र। एकदम क्लियर। इनके जीवन पर एक ग्रंथ लिखा गया था और दोस्तों ग्रंथ का नाम था सुरजन चरित्र। दोस्तों क्या नाम था? सुरजन चरित्र। और पूछा जाए कि सुरजन चरित्र की रचना किसने की थी? पूछा जाएगा कि सुरजन चरित्र की रचना किसने की थी? चंद्रशेखर ने। पूछा जाएगा कि सुरजन चरित्र की रचना किसने की थी? तो आप क्या बताओगे? चंद्रशेखर ने। बूंदी की स्थापना कब हुई? 1342। संस्थापक कौन है? देवाहाड़ा। वास्तविक संस्थापक सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा के जीवन पर क्या लिखा गया? सुरजन चरित्र। लिखने वाला कौन था साहब आपके? चंद्रशेखर। दोस्तों कौन था? चंद्रशेखर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है
बात आती है कि जो बूंदी है ये बूंदी रियासत राजस्थान में कब विलय हुई। बात आती है कि जो बूंदी रियासत है इस बूंदी रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ। तो आप क्या बताओगे कि बूंदी रियासत का राजस्थान में विलय हुआ था 25 मार्च 1948 को। एकदम क्लियर। बूंदी रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ था 25 मार्च 1948 को। क्लियर। अच्छा, इस दिन एकीकरण का कौन सा चरण था? दूसरा चरण। इस दिन एकीकरण का कौन सा चरण था? दूसरा चरण। और कितनी रियासतें मिलाई गई थी? 9 रियासतें। कितनी रियासतें मिलाई गई थी? 9 के नाम आपको याद होने चाहिए। बाबू की झाड़ू को प्रचाटो, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। समझ जाओगे ना दोस्तों। तो दोस्तों ये 9 रियासतें थी साहब आपके जो मिलाई गई थी। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि जो बूंदी है इस बूंदी को जिला कब बनाया गया। पूछा जाए कि जो बूंदी है इस बूंदी को जिला कब बनाया गया। ठीक। अर्थात बात आती है कि जो बूंदी है इसे जिला कब बनाया गया। तो आप क्या बताओगे कि साहब आपकी जो बूंदी है इसे 18 अप्रैल 1948 को 18 अप्रैल 1948 को जिला बनाया गया था। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, 18 अप्रैल 1948 को तो दोस्तों इसे जिला घोषित किया गया था। समझे दोस्तों, 18 अप्रैल 1948 तब आपके इसे जिला घोषित किया गया था। ठीक। और दोस्तों साहब आपकी बात आती है कि साहब आपके जो बूंदी है इस बूंदी ने साहब आपके जिले के रूप में कार्य कब आरंभ किया था। पूछा जाएगा कि बूंदी ने जिले के रूप में कार्य कब आरंभ किया था। तो आप क्या बताओगे 24 जून 1948 को। जो बूंदी है इस बूंदी ने जिले के रूप में कब कार्य आरंभ किया था 24 जून 1948 को। और दोस्तों इसी कारण प्रतिवर्ष 24 जून को प्रतिवर्ष 24 जून को बूंदी स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसी कारण प्रतिवर्ष 24 जून को क्या मनाया जाता है? बूंदी स्थापना दिवस। समझ जाओगे क्या। तो जिला कब घोषित किया गया? 18 अप्रैल 1948 को। जिले के रूप में कार्य कब आरंभ हुआ? 24 जून 1948 को। तो बूंदी की स्थापना दिवस कब आता है? 24 जून को। समझ जाओगे ना। बूंदी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जून को मनाया जाता है। एकदम क्लियर यहाँ तक। ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो बूंदी है दोस्तों इस बूंदी की भौगोलिक स्थिति क्या है। पूछ लिया जाए कि बूंदी की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आप क्या बताओगे कि जो बूंदी है ना ये बूंदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में आता है। अर्थात ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सम्मिलित है। पूछा जाएगा कि जो बूंदी है इस बूंदी को साहब आपके किस भाग में रखा गया है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में रखा गया है। अच्छा, बात आ जाए कि बूंदी किस संभाग में आता है। पूछा जाएगा कि जो बूंदी है ना ये किस संभाग में आता है। तो आप क्या बताओगे कि जो बूंदी है ये आता है कोटा संभाग में। सब आपके जो बूंदी है ये कहाँ आता है? कोटा संभाग में। अच्छा, पूछा लिया आपसे प्रश्न किया जाए कि बूंदी जिले का भौगोलिक उपनाम क्या है। पूछा जाए कि बूंदी जिले का भौगोलिक उपनाम क्या है। तो आप क्या बताओगे कि बूंदी को कहा जाता है हाड़ौती की राजधानी। दोस्तों बूंदी को कहा जाता है हाड़ौती की राजधानी। एकदम क्लियर दोस्तों। जो बूंदी है इस बूंदी को क्या कहा जाता है? हाड़ौती की राजधानी। समझ जाओगे क्या दोस्तों। क्लियर यहाँ तक तो। अच्छा, फिर पूछा जाएगा कि जो बूंदी जिला है इस बूंदी का साहब आपके अक्षांशीय विस्तार कितना है। पूछा जाए कि बूंदी का अक्षांशीय विस्तार कितना है। पूछ लिया जाए कि बूंदी का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो आप क्या बताओगे कि 24 डिग्री 59 मिनट से लेकर 25 डिग्री 53 मिनट बूंदी जिले का अक्षांशीय विस्तार है। समझ जाओगे क्या। 24 डिग्री 59 मिनट से लेकर 25 डिग्री 53 मिनट बूंदी का अक्षांशीय विस्तार है।
दोस्तों मेरे मित्र हैं, दोस्तों मेरे मित्र भी हैं, मेरे विद्यार्थी भी रह चुके साहब आपके घनश्याम जी हैं निम्बाहेड़ा से। तो उन्होंने कहा था कि साहब आपके आप अक्षांश विस्तार में साहब आपके केवल जो महत्वपूर्ण अक्षांश विस्तार है उनके बारे में समझाएं। तो दोस्तों मैं इतनी सी सलाह दूंगा कि वर्तमान प्रतियोगी परीक्षा के युग में हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है और कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। हमें केवल हमारे ज्ञान का दायरा बढ़ाना होगा, और अगर ज्ञान का दायरा बढ़ेगा ना दोस्तों, तो सफलता आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगी। आप अपने आप को समुद्र बना लीजिए, नदियां स्वतः ही आपके पास आ जाएंगी। एकदम क्लियर। केवल आप अपने आप को समुद्र बनाइए, नदियां स्वतः ही आपके पास दौड़ी दौड़ी भागी भागी चलकर आएंगी। नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। और चाहत हो किसी को दिल से पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। केवल पढ़िए पढ़िए पढ़िए, एक दिन आप वहां होंगे जिसके लिए आप बने हों। एकदम क्लियर। तो दोस्तों अक्षांश विस्तार कितना है? 24 डिग्री 59 मिनट से लेकर 25 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर बात आती है कि साहब आपके देशांतरीय विस्तार कितना है। पूछा जाए कि देशांतरीय विस्तार कितना है, बूंदी जिले का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे कि बूंदी जिले का देशांतरीय विस्तार है 75 डिग्री 10 मिनट से लेकर 76 डिग्री 75 डिग्री 10 मिनट से लेकर 76 डिग्री 19 मिनट 75 डिग्री 10 मिनट से लेकर 76 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक दोस्तों, ये बूंदी जिले का देशांतरीय विस्तार है। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह। ठीक। अच्छा, फिर पूछा जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार, पूछा जाएगा कि वर्ष 2011 के अनुसार बूंदी जिले की जनसंख्या कितनी है। पूछ लिया जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार बूंदी जिले की जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 11,10,906। पूछा जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार बूंदी जिले की जनसंख्या कितनी है? 11,10,906। और पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व कितना है। पूछ लिया जाए कि जनसंख्या घनत्व कितना है। 192 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बूंदी जिले का जनसंख्या घनत्व है मेरे विद्वान साथियों। ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा कि साहब आपके बूंदी जिले का लिंगानुपात कितना है। पूछ लिया जाए कि बूंदी जिले का लिंगानुपात कितना है वर्ष 2011 के अनुसार। एकदम क्लियर। तो दोस्तों जो लिंगानुपात है ना, ये है दोस्तों आपकी 925। ठीक दोस्तों, यहाँ केवल मैं आपको लिंगानुपात की सामान्य जानकारी दे रहा हूँ, विशेष जानकारी नहीं दे रहा हूँ। जब काव्य क्लासेस के साथ आपके ज्योग्राफी के वीडियो आएंगे जनसंख्या पर आधारित, वहाँ आपको इनके बारे में बहुत व्यापक और बहुत विस्तार से समझाया जाएगा। तो दोस्तों हम केवल यहाँ सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। एकदम क्लियर। भौगोलिक स्थिति दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। संभाग कोटा उपनाम हाड़ौती की राजधानी। अक्षांश विस्तार 24 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 53 मिनट। देशांतरीय विस्तार 75 डिग्री 10 मिनट से लेकर 76 डिग्री 19 मिनट। जनसंख्या 11,10,906। घनत्व 192 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 925। कितना है दोस्तों? 925। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो बूंदी जिला है, इस बूंदी जिले में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। पूछा जाए कि बूंदी जिले में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो आप क्या बताओगे? 46.6%। बूंदी जिले में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 46.6%। और अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि बूंदी जिले का क्षेत्रफल कितना है, पूछा जाए कि बूंदी जिले का क्षेत्रफल कितना है? 5,776 वर्ग किलोमीटर। बूंदी जिले का क्षेत्रफल कितना है? 5,776 वर्ग किलोमीटर। समझ जाओगे ना दोस्तों, बूंदी जिले का क्षेत्रफल कितना है? 5,776 वर्ग किलोमीटर। एकदम क्लियर। यहाँ तक समझ जाओगे। एक बार दोस्तों आप फिर रिवाइज कर लो। ठीक। फिर दोस्तों आगे की चर्चा करेंगे। बूंदी के 3 नाम देख लिए ना, छोटी काशी, वृंदावती, फर्रुखाबाद। फर्रुख सियर ने कहा था, फर्रुख सियर गणित कायर है। एक बार अच्छी तरह देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों आगे की बात,
मुगल शासकों की संख्या बता दी मैंने। औरंगजेब जिंदा, पीर बहादुर शाह, शाह बेखबर, बहादुर शाह द्वितीय, जफर, जहांगीर शाह आलम प्रमुख, मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुख सिंह घृणित का है, दारा शिकोह भारत का लघु अकबर किसने कहा था? लेनपोल ने स्थापना 1342 में। संस्थापक देवाहाड़ा, वास्तविक सुरजनहाड़ा, सुरजन चरित्र किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने राजस्थान में विलय हुआ था 25 मार्च 1948 को। ठीक, और दोस्तों जिला बना, और ये बूंदी जिले की सामान्य जानकारी दोस्तों मैंने दी है। एकदम क्लियर यहाँ तक? चलो आगे दोस्तों। ठीक, अब अगली बात करते हैं दोस्तों, अब अगली बात करते हैं। फिर बात आती है कि साहब आपकी जो बूंदी है, इस बूंदी के प्रमुख जलाशय कौन से हैं? एकदम क्लियर दोस्तों, बात आती है कि बूंदी के प्रमुख जलाशय कौन से हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर जलाशय की बात किया जाए तो साहब सब समझना दोस्तों, बूंदी में एक तो जेत सागर है साहब, आपके बूंदी में क्या है? एक तो जेत सागर। ठीक दोस्तों, एक बूंदी में साहब आपके फूल सागर है। ठीक, अगर साहब आपकी बात की जाए जलाशयों की तो साहब आपके यहाँ जेत सागर है, यहाँ फूल सागर है। दोस्त साहब आपके इसके अलावा साहब आपके बूंदी में कनक सागर है। ये सब आपके यहाँ के जलाशय हैं, जेत सागर है, फूल सागर है, कनक सागर है। एकदम क्लियर दोस्तों। साहब आपके इसके अलावा यहाँ दोगारी बांध भी है दोस्तों, जो बूंदी है सब आपके यहाँ दोगारी बांध भी है, दोगारी बांध। एकदम क्लियर? ठीक, अच्छा दोस्तों साहब आपके इसके अलावा तो आपके जो बूंदी है यहाँ साहब आपकी एक झील भी है, और उस झील का नाम है नौलखा झील। ठीक दोस्तों, बूंदी में एक झील भी है और झील का नाम क्या है? नौलखा झील। ठीक, अच्छा दोस्तों साहब आपके इसके अलावा बूंदी में एक जलाशय और है और उसका नाम है नागर सागर। एकदम क्लियर? बूंदी में साहब आपके एक जलाशय और है और उसका नाम क्या है? नागर सागर। समझ जाओगे? तो बूंदी में साहब आपके कौन कौन से जलाशय हुए? जेत सागर हो गया, फूल सागर हो गया, नागर सागर हो गया, क्लियर है, दुगारी बांध हो गया, कनक सागर हो गया, नौलखा झील हो गई। एकदम क्लियर? और दोस्तों साहब आपके इसके अलावा बूंदी में एक स्थान और है जिसे हम राजस्थान, जिसको दोस्तों हम हाड़ौती का गोवा बोलते हैं, अर्थात बरधा बांध। क्लियर दोस्तों? यहाँ साहब आपके बरधा बांध भी है दोस्तों, और साहब वर्षा के दिनों में साहब आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं। समझ जाओगे? तो बूंदी के प्रमुख जलाशय जेत सागर, फूल सागर, कनक सागर, दुगारी बांध, नौलखा झील, नागर सागर जलाशय और बरधा बांध। एकदम क्लियर? अब देखो दोस्तों, थोड़ी सी साहब आपके अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। ठीक, और दोस्तों मैंने कहा ना केवल पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक, अब देखो साहब आपके थोड़ा सा साहब आपको सामान्य ज्ञान दे रहा हूँ। राजस्थान में नौलखा, क्लियर दोस्तों, अर्थात राजस्थान में नौलखा के नाम से क्या क्या है? राजस्थान में नौलखा के नाम से क्या क्या है? तो साहब देखना, पहली बात पूछा जाए कि राजस्थान में नौलखा झील कहाँ है, पूछा जाए कि राजस्थान में नौलखा झील कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में नौलखा झील कहाँ है? बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। अच्छा दोस्तों, फिर पूछा जाएगा कि राजस्थान में नौलखा, दोस्तों पूछा जाएगा कि राजस्थान में नौलखा बावड़ी कहाँ है? पूछा जाए कि राजस्थान में नौलखा बावड़ी कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि साहब आपके राजस्थान में नौलखा, राजस्थान में नौलखा बाग कहाँ है? राजस्थान में नौलखा बाग कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में नौलखा बाग है भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में। अच्छा दोस्तों, पूछा जाएगा कि राजस्थान में नौलखा मंदिर कहाँ है? पूछ लिया जाए कि राजस्थान में नौलखा मंदिर कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि नौलखा मंदिर कहाँ है? पाली में। कहाँ है? पाली में। अगर दोस्तों पूछा जाए कि राजस्थान में नौलखा, दोस्तों पूछा जाए कि राजस्थान में नौलखा बुर्ज कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में सब आपके नौलखा बुर्ज है चित्तौड़ में। कहाँ है? चित्तौड़ में। अच्छा, पूछा जाए कि राजस्थान में नौलखा महल कहाँ है, पूछ लिया जाए कि राजस्थान में नौलखा महल कहाँ है, तो भी क्या बताओगे आप? चित्तौड़ में।
क्या बताओगे दोस्तों? चित्तौड़ में। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में नौलखा दरवाजा कहाँ है, राजस्थान में नौलखा दरवाजा कहाँ है, क्लियर, तो आप क्या बताओगे? रणथंभौर में। पूछ लिया जाए दोस्तों आपसे, ये आए हुए क्वेश्चन भी हैं, क्लियर। तो नौलखा जो दरवाजा है वो कहाँ है? रणथंभौर में। और दोस्तों ये क्वेश्चन आया है सेकंड ग्रेड 2012 में, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2012 में पूछा गया है। अच्छा, पूछा जाएगा कि साहब आपके राजस्थान में एक समान 9 महल कहाँ है? राजस्थान में एक समान 9 महल कहाँ हैं? तो आप क्या बताओगे? नाहरगढ़ में। कहाँ बताओगे दोस्तों? नाहरगढ़ में। और नाहरगढ़ कहाँ आता है दोस्तों? जयपुर में। कहाँ आता है दोस्तों? जयपुर में। समझ जाओगे ना अच्छी तरह दोस्तों, ठीक। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, अगर इसके अलावा पूछ लिया जाए कि राजस्थान में दोस्तों, पूछ लिया जाए कि राजस्थान में नौलखा किला कहाँ है, पूछ लिया जाए कि राजस्थान में नौलखा किला कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में नौलखा किला है झालरापाटन झालावाड़ में। राजस्थान में नौलखा किला कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? झालरापाटन झालावाड़। एकदम क्लियर, समझ जाना। बूंदी जिले के प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं? जेत सागर, फूल सागर, कनक सागर, दुगारी बांध, नौलखा झील, नांगर सागर और बरदा बांध। बरदा बांध को हम आड़ोती का गोवा भी बोलते हैं। राजस्थान में साहब आपके नौलखा के नाम से क्या क्या है? नौलखा झील, बूंदी, नौलखा बावड़ी, डूंगरपुर, नौलखा बाग, भरतपुर, नौलखा मंदिर, पाली, नौलखा बुर्ज, चित्तौड़, नौलखा महल, चित्तौड़, नौलखा दरवाजा, रणथंभौर। सेकंड ग्रेड 2012 में आया है। एक समान 9 महल है, नाहरगढ़ में माधो सिंह ने बनाए थे अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए, ठीक। अच्छा, नौलखा किला कहाँ है? झालरापाटन झालावाड़ में है। समझ जाओगे क्या? झालरापाटन झालावाड़ में है। दोस्तों याद रखना इन चीजों को, ये सब आपके काम की चीज हैं, ठीक। फिर बात आती है कि साहब आपके बूंदी जिले की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? बात आती है कि बूंदी जिले की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, ठीक। पूछ लिया जाए कि बूंदी जिले की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, तो आप क्या बताओगे कि बूंदी जिले के साहब आपकी नदियों में एक तो नाम आएगा चंबल का। किसका नाम आएगा? चंबल नदी का, ठीक। दोस्तों एक नाम आएगा मेज नदी का, ठीक। दोस्तों एक नाम आएगा इंद्राणी नदी का, ठीक। दोस्तों एक नाम आएगा घोड़ा पछाड़ नदी का। एकदम क्लियर दोस्तों। एक तो साहब आपके कौन कौन सा नदी आएगी दोस्तों आपकी, साहब समझना, ठीक। तो दोस्तों पूछा जाएगा कि कौन कौन सी नदियां हैं, तो दोस्तों पहली नदी तो क्या बताओगे आप? चंबल नदी। पहली तो क्या बताओगे? चंबल नदी, ठीक। दोस्तों दूसरी क्या बताओगे? मेज नदी। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों साहब आपके तीसरी क्या बताओगे आप? इंद्राणी नदी, ठीक। अच्छा चौथी नदी साहब आपकी क्या बताओगे दोस्तों आप? कुराल नदी, ठीक। अच्छा दोस्तों साहब आपके इसके अलावा क्या बताओगे आप? घोड़ा पछाड़ नदी, ठीक। और दोस्तों साहब आपकी एक है साहब आपके तालेड़ा नदी। एकदम क्लियर। दोस्तों ये बूंदी जिले की प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी? चंबल, मेज, घोड़ा पछाड़, कुराल, इंद्राणी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा तालेड़ा नदी साहब आपके बूंदी जिले की प्रमुख नदियां हैं। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह दोस्तों? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि इसके अलावा कोई और नदी भी है क्या, तो दोस्तों ध्यान रखना कि साहब आपके इसके अलावा साहब आपके यहाँ एक नदी और है, और उस नदी का नाम भी लिख लेना, मांगली नदी। एकदम क्लियर। ये साहब आपके बूंदी जिले की नदियाँ हैं। अच्छा दोस्तों याद रखना कि जो चंबल नदी है ना, ये चंबल नदी कोटा और बूंदी की सीमा का निर्धारण करती है। दोस्तों
ये जो चंबल नदी है ना, ये कोटा बूंदी की सीमा का निर्धारण करती है, अर्थात ये दोनों कोटा को बूंदी को आपस में अलग करती हैं। तो कोटा बूंदी की सीमा का जो निर्धारण करती है सब आपके वो कौन करती है? चंबल नदी। जो कोटा बूंदी है, इस कोटा बूंदी की सब सीमा का निर्धारण कौन करती है? आपके चंबल नदी करती है। एकदम क्लियर क्या? जलाशय हो गए, नदियां हो गई। ठीक, फिर बात आती है कि बूंदी जिले में प्रमुख अभयारण्य कौन से हैं? पूछ लिया जाए कि बूंदी जिले में प्रमुख अभयारण्य कौन से हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर बूंदी जिले के अभयारण्य की बात की जाए तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ एक तो है रामसागर विषधारी अभयारण्य। क्लियर दोस्तों, एक तो ये है, यहाँ है रामसागर विषधारी अभयारण्य। क्लियर दोस्तों, ये शिकार निषिद्ध क्षेत्र में भी आता है दोस्तों। तब आपके इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक अभयारण्य और है, और दोस्तों उसका नाम है कनक सागर अभयारण्य। यहाँ एक अभयारण्य और है, नाम है कनक सागर अभयारण्य। ठीक, और दोस्तों इसके अलावा बूंदी जिले में एक अभयारण्य और है, और दोस्तों उसका नाम है दुगारी। ठीक दोस्तों, ये बूंदी जिले के सब आपके प्रमुख अभयारण्य हैं। कौन कौन से हैं? रामसागर, कनक सागर और दुगारी अभयारण्य, ये बूंदी जिले के प्रमुख अभयारण्य हैं, याद रखना अच्छी तरह। ठीक, अच्छा फिर दोस्तों बात आती है कि दोस्तों बूंदी जिले में सब आपके जो छत्रियां हैं वो कितने प्रकार सब आपकी छत्रियां हैं? तो तब आपकी धारणा, तब आपके बूंदी जिले में 2 छत्रियां हैं दोस्तों। बूंदी जिले में 2 छत्रियां हैं। ठीक दोस्तों, एक तो है 84 स्तंभों की छतरी। ठीक दोस्तों, एक तो है 84 स्तंभों की छतरी। ठीक, और दोस्तों एक है क्षार बाग की छतरी। एकदम क्लियर दोस्तों, एक तो है 84 स्तंभों की छतरी और एक है क्षार बाग की छतरियां। ठीक दोस्तों, फिर बात आती है कि जो 84 स्तंभ की सब छतरियां हैं दोस्तों, जो 84 स्तंभ की सब जो छतरी है, इसका निर्माण किसने कराया था? पूछ लिया जाए कि 84 जो स्तंभ की छतरी है इसका निर्माण किसने कराया था? तो आप क्या बताओगे? देवाहाड़ा ने। तब आपके किसने कराया था? देवाहाड़ा ने। फिर पूछा जाएगा कि देवाहाड़ा कौन थे? देवाहाड़ा कौन थे? तो दोस्तों बूंदी के शासक हुए थे अनिरुद्ध सिंह। दोस्तों बूंदी के शासक हुए थे अनिरुद्ध सिंह, और अनिरुद्ध सिंह के जो भाई थे उनका नाम था देवाहाड़ा, और इन देवाहाड़ा के द्वारा 84 स्तंभों की छतरी का निर्माण कराया गया था। ठीक दोस्तों, जो क्षारबाग की छतरियां है ना, सब आपके इन्हें कहा जाता है बूंदी के शासकों का स्मारक। एकदम क्लियर, अर्थात जो बूंदी के शासक हैं उनके जो स्मारक हैं वो कहाँ हैं? क्षारबाग की छतरियों में। एकदम क्लियर, जो बूंदी के शासक हैं और उनके जो स्मारक है वो कहाँ है? क्षारबाग में है। समझ जाओगे क्या? तो 84 स्तंभों की छतरी बूंदी में है, देवाहाड़ा ने बनाई थी। देवाहाड़ा कौन थे? अनिरुद्ध के भाई थे, जो कि बूंदी के शासक थे। ठीक, और क्षारबाग की छतरियां बूंदी के जितने भी हाड़ा शासक हुए हैं उनके स्मारक हैं दोस्तों, क्षारबाग की छतरियां। ठीक, अच्छा देखो दोस्तों, फिर थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं और अतिरिक्त ज्ञान लेते हैं। एकदम क्लियर दोस्तों, जितना ज़्यादा आपका नॉलेज लेवल बड़ा होगा ना, कामयाबी उतनी जल्दी आपके कदमों को चूमेगी, ये याद रखना बस। ठीक, जितना ज़्यादा आपकी नॉलेज का लेवल बड़ा होगा, कामयाबी उतनी जल्दी साहब आपके कदम चूमेगी। ठीक दोस्तों, कहा जाता है कि ए परिंदे जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? ए परिंदे जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की फितरत है शोर मचाने की, और मंजिल उसी को मिलती है जो नजरों से तूफान देखता है। क्लियर दोस्तों, इसलिए आप केवल साहब आपकी नॉलेज का लेवल बढ़ाइए, और दोस्तों कामयाबी की चिंता ना करिए। कामयाबी ऑटोमेटिक दोस्तों आपके आसपास आएगी, एक बार नहीं 100 बार आएगी। एकदम क्लियर दोस्तों, करें शुरू। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है साहब, समझना, देखो हम करते हैं, देखो समझना, ये तो है साहब आपके वंश, ये तो है वंश, ये है रियासत। ठीक, और दोस्तों ये है स्मारक। वंश,
रियासत और स्मारक, एक वंश, रियासत और स्मारक। ठीक, अब सब देखना, सब समझना। जैसे मैं बोल रहा हूँ हाड़ा वंश, दोस्तों मैं बोल रहा हूँ हाड़ा वंश। अच्छा, हाड़ा वंश साहब आपके किस रियासत में है? बूंदी रियासत में। ठीक, और दोस्तों जो बूंदी का हाड़ा वंश है ना, उनके जो स्मारक हैं दोस्तों, जो बूंदी का हाड़ा वंश हैं उनके जो स्मारक हैं, बूंदी का दोस्तों जो हाड़ा वंश हैं उनके जो स्मारक हैं सब आपके वो कहाँ हैं? क्षारबाग में। कहाँ है? क्षारबाग में। समझ जाओगे ना दोस्तों। ठीक, इसी प्रकार साहब आपके एक हाड़ा वंश हुआ है कोटा में। दोस्तों एक हाड़ा साहब आपके कहाँ हुआ है? कोटा में। क्लियर? तो दोस्तों जो कोटा का हाड़ा वंश है, जो कोटा का हाड़ा वंश साहब आपके, इनका सब आपके दोस्तों जो स्मारक हैं वो कहाँ हैं? तो आप क्या बताओगे? छत्र विलास उद्यान में। एकदम क्लियर है ना, सीवी गार्डन। क्लियर? तो साहब आपके जो छत्र विलास उद्यान है ये कोटा के हाड़ा शासकों का स्मारक स्थल कहलाता है। ठीक, अच्छा दोस्तों साहब आपके इसी प्रकार दोस्तों आपके हुआ है कछवा वंश। कौन सा वंश हुआ है? कछवा वंश। और पूछा जाए कि जो कछवा वंश हैं इनके स्मारक, अच्छा साहब कछवा वंश कहाँ का था? आमेर का। जो कछवा वंश है वो कहाँ का था? आमेर का। और पूछा जाए कि इनके स्मारक कहाँ बने हुए हैं, तो आप क्या बताओगे? गेटौर में। साहब आपके कहाँ बने हुए हैं? गेटौर में बने हुए हैं। ठीक, अच्छा दोस्तों साहब आपके इसके अलावा कछवा वंश एक जगह और हुआ है। जो कछवा वंश है ना वो एक स्थान पर और हुआ है। और पूछा जाए कि कछवा वंश और कहाँ हुआ है, तो दोस्तों जो कछवा वंश है वो अलवर में भी हुआ है। कहाँ हुआ है? अलवर में भी। और पूछा जाएगा कि साहब आपके जो अलवर का कछवा वंश है उनके स्मारक कहाँ बने हुए हैं? नेड़ा में। कहाँ बने हुए हैं? नेड़ा में। और दोस्तों जो नेड़ा है ना वो कहाँ आता है? सरिस्का अभयारण्य में। दोस्तों जो नेड़ा है ना ये कहाँ आता है? सरिस्का अभयारण्य में। क्लियर? अच्छा दोस्तों साहब आपके इसके अलावा हम बात करते हैं राठौड़ वंश की। ठीक, फिर दोस्तों जो राठौड़ वंश हैं वो एक तो है जोधपुर में। जो राठौड़ वंश है वो कहाँ है? जोधपुर में। और पूछा जाए कि जो जोधपुर का राठौड़ वंश है सब आपके उनकी छत्रियाँ कहाँ बनी हुई हैं? मंडोर में। कहाँ बनी हुई है? मंडोर में। और दोस्तों एक राठौड़ वंश और है, एक राठौड़ वंश और है, और दोस्तों वो है बीकानेर में। कहाँ है मेरे भैयाओं? बीकानेर में। और पूछा जाए कि जो बीकानेर में राठौड़ वंश हैं इनकी छत्रियाँ सब आपके कहाँ बनी हुई है? देवी कुंड में। कहाँ बनी हुई है? देवी कुंड में। ठीक, फिर दोस्तों साहब आपके एक वंश है सिसोदिया वंश। कौन सा वंश है मेरे भैयाओं? सिसोदिया वंश। मेवाड़ में हुआ है सिसोदिया वंश। ठीक, और पूछा जाए कि सिसोदिया वंश कहाँ हुआ है? मेवाड़ में। और पूछा जाए कि इनकी छत्रियाँ कहाँ हैं? आहड़ में है। कहाँ है दोस्तों? आहड़ में है। समझ जाओगे ना। तो ये राजस्थान के राजवंश है और उनके स्मारक है। हाड़ा वंश बूंदी स्मारक क्षारबाग में, हाड़ा वंश कोटा स्मारक छत्र विलास उद्यान में, हाड़ा वंश कछवा वंश आमेर स्मारक गेटौर में, कछवा वंश अलवर स्मारक नेड़ा सरिस्का अभयारण्य में। अच्छा, राठौड़ वंश जोधपुर मंडोर, राठौड़ वंश बीकानेर देवीकुंड, सिसोदिया वंश मेवाड़ आहड़ में है। एकदम क्लियर दोस्तों? यहाँ तक दोस्तों ये याद रखना बहुत काम की चीज है। क्लियर? अब दोस्तों हम बात करते हैं बूंदी के ऐतिहासिक महत्व की। दोस्तों हम बात करते हैं बूंदी का जो ऐतिहासिक महत्व है, या सब आपके बूंदी में सब आपके प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन हुए। क्लियर दोस्तों? हम बात करते हैं बूंदी जिले के प्रमुख व्यक्तित्व की। बात आती है कि साहब आपके बूंदी जिले में साहब आपके प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन हुए। ठीक, बात आती है कि बूंदी जिले में प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन हुए। क्लियर? तो दोस्तों अगर बूंदी जिले में साहब आपके हम प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं तो दोस्तों हम सबसे पहले नाम लेंगे सहल कंवर का। दोस्तों हम किसका नाम लेंगे? सहल कंवर का। ठीक, फिर बात आती है साहब आपके जो सहल कंवर हैं, दोस्तों जो सहल कंवर हैं, इस सहल कंवर का साहब आपके विवाह किससे हुआ था? पूछ लिया जाएगा कि जो सहल कंवर है इस सहल कंवर का विवाह किससे हुआ था। एकदम क्लियर पूछ लिया जाए कि साहब आपके सहल कंवर का विवाह किससे हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि जो सहल कंवर है इनका विवाह हुआ था रत्न सिंह चुंडावत से।
जो सहल कंवर हैं इनका विवाह किससे हुआ था? रत्न सिंह चुंडावत से। और पूछा जाएगा कि रत्न सिंह चुंडावत किस जागीर के जागीरदार थे? पूछा जाए कि रत्न सिंह चुंडावत किस जागीर के जागीरदार थे? सोलमपुर के। कहाँ के थे दोस्तों? सोलमपुर के जागीरदार थे। ठीक। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि जो सहल कंवर हैं, दोस्तों पूछा जाए कि जो सहल कंवर हैं, इस सहल कंवर को इतिहास में क्या कहा जाता है? सहल कंवर को इतिहास में क्या कहा जाता है? हाड़ी रानी। क्या कहा जाता है? हाड़ी रानी। सहल कंवर बूंदी की हैं। सहल कंवर कहाँ की हैं? बूंदी की हैं। सहल कंवर का विवाह किससे हुआ? रत्न सिंह चुंडावत से। अच्छा, रत्न सिंह चुंडावत किस जागीर के थे? सलुम्बर के थे। एकदम क्लियर। सहल कंवर को इतिहास में क्या नाम दिया गया है? हाड़ी रानी। एकदम क्लियर। अगली बार दोस्तों साहब आपकी फिर बात आती है कि जो सहल कंवर हैं, दोस्तों फिर बात आती है कि जो सहल कंवर हैं, दोस्तों साहब सहल कंवर इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हैं? दोस्तों सहल कंवर इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि साहब सहल कंवर ने अपने पति को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए अपना खुद का बलिदान दे दिया था। जब कभी हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, राणा राज सिंह को पढ़ेंगे, तो हम सहल कंवर के बलिदान को पढ़ेंगे। यहाँ केवल ये बताऊंगा मैं आपको कि सहल कंवर बूंदी की थी। इनका विवाह हुआ था सलुम्बर के जागीरदार रत्न सिंह चुंडावत से। इतिहास में कहलाती है ये हाड़ी रानी। ठीक। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, इस हाड़ी रानी के नाम पर, दोस्तों इस हाड़ी रानी के नाम पर राजस्थान सरकार के द्वारा, दोस्तों इस हाड़ी रानी के नाम पर राजस्थान सरकार के द्वारा महिला पुलिस का गठन किया गया है। दोस्तों इस हाड़ी रानी के नाम पर राजस्थान सरकार के द्वारा महिला पुलिस का गठन किया गया है। ठीक। और दोस्तों उस महिला पुलिस का आपको जो गठन किया गया है ना, उसे नाम दिया गया है हाड़ी रानी बटालियन। क्या नाम दिया गया है? हाड़ी रानी बटालियन। समझ जाओगे दोस्तों, इस हाड़ी रानी के नाम पर ही हाड़ी रानी बटालियन का गठन किया गया है। पहली बात। ठीक। दूसरी बात दोस्तों, इस हाड़ी रानी के जीवन पर एक कविता लिखी गई है। इस हाड़ी रानी के जीवन पर एक कविता लिखी गई है और दोस्तों उस कविता का शीर्षक है क्षत्राणी। कविता का शीर्षक क्या है? क्षत्राणी। और पूछा जाए कि इस कविता की रचना किसने की? पूछा जाए कि इस कविता की रचना किसने की, अर्थात रचनाकार कौन है? तो आप क्या बताओगे? मेघराज मुकुल। दोस्तों रचनाकार कौन है? मेघराज मुकुल। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह? ठीक। हाड़ी रानी कविता लिखी थी तब आपके मेघराज मुकुल ने क्षत्राणी शीर्षक से। सहल कंवर बूंदी की है, रत्न सिंह चुंडावत की पत्नी है, सलुम्बर के जागीरदार थे। इतिहास में कहलाई हाड़ी रानी। चुंडावत मांगे से लानी सरकार दे दियो क्षत्राणी, यह हाड़ी रानी के लिए कहा गया है। ठीक। हाड़ी रानी के नाम पर राजस्थान सरकार ने महिला पुलिस का गठन किया है, नाम है हाड़ी रानी बटालियन। एकदम क्लियर। पहली बात। दोस्तों फिर बात आती है कि अगर हम दूसरे व्यक्तित्व की बात करते हैं, बूंदी जिले में, तो दोस्तों बूंदी जिले में साहब आपके एक शहीद हुए हैं और उनका नाम है नानक भील। दोस्तों बूंदी जिले में एक शहीद हुए हैं, नाम है नानक भील। और दोस्तों इनका प्रश्न अभी पूछा गया था 2nd ग्रेड 2018 में। एकदम क्लियर, इनका प्रश्न पूछा गया था। ठीक। फिर बात आती था आपके जो नानक भील हैं ये क्यों प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन हुआ था। दोस्तों जो बूंदी किसान आंदोलन हुआ था, ठीक, बूंदी किसान आंदोलन हुआ था, तो इस आंदोलन में 2 व्यक्ति शहीद हुए थे। क्लियर। इस आंदोलन में 2 व्यक्ति शहीद हुए थे। ठीक। और दोस्तों जो 2 व्यक्ति शहीद हुए थे उनमें से एक तो कौन थे? नानक भील। और दोस्तों इनके साथ एक व्यक्ति और शहीद हुए थे और उनका नाम है देवा गुजर। क्या नाम है? देवा गुजर। तो नानक भील और देवा गुजर 2 ऐसे व्यक्ति थे जो बूंदी किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। समझ जाओगे ना, नानक भील और देवा गुजर 2 ऐसे व्यक्ति थे जो बूंदी किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। ठीक। फिर बात आती है कि नानक भील, दोस्तों बात आती है नानक भील और देवा गुजर की हत्या किसने की थी? पूछा जाए कि नानक भील और देवा गुजर की हत्या किसने की थी, तो आप क्या बताओगे कि इन दोनों के साथ आपकी हत्या करने वाला था इकराम हुसैन।
पूछा जाए कि किसके द्वारा गोलियां चलाई गई थी, तो इन दोनों की जो हत्या की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, इकराम हुसैन के द्वारा। समझ जाओगे ना, इन दोनों की हत्या करने वाला कौन था, इकराम हुसैन। नानक भील और देवा गुजर बूंदी किसान आंदोलन में शहीद हुए। ठीक, अच्छा दोस्तों, इन दोनों की हत्या की थी इकराम हुसैन ने। क्लियर। और पूछा जाए कि इन दोनों की हत्या कहाँ हुई थी, डाबी में। इन दोनों की हत्या कहाँ हुई थी, डाबी में। ठीक, अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना, नानक भील के नाम पर, दोस्तों नानक भील के नाम पर एक गीत लिखा गया था। नानक भील के नाम पर एक गीत लिखा गया था। क्लियर। और दोस्तों उस गीत का शीर्षक था अर्जी। ठीक, नानक भील के नाम पर एक गीत लिखा गया था और गीत का शीर्षक क्या था, अर्जी। और पूछा जाए कि ये गीत किसने लिखा था, M.L. वर्मा ने। पूछा जाए कि ये गीत किसने लिखा था, M.L. वर्मा ने, माणिक्य लाल वर्मा ने। समझ जाओगे कि अच्छी तरह, सहल कंवर और नानक भील, देवा गुजर, तीनों बातें क्लियर हो गई। ठीक, अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि और दोस्तों आपके यहाँ कौन हुआ सब आपके व्यक्तित्व में, तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ एक आंदोलनकारी होंगे जिनका नाम था ऋषि दत्त मेहता। दोस्तों यहाँ एक आंदोलनकारी होंगे और जिनका नाम क्या था, ऋषि दत्त मेहता। समझ जाओगे ना, बूंदी जिले में एक आंदोलनकारी थे ऋषि दत्त मेहता। और दोस्तों सब आपके जो ऋषि दत्त मेहता है ना, सब आपके ये जाने जाते हैं बूंदी प्रजामंडल। दोस्तों जो ऋषि दत्त मेहता हैं ये जाने जाते हैं बूंदी प्रजामंडल के जनक। जो ऋषि दत्त मेहता है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है बूंदी प्रजामंडल आंदोलन का जनक। कौन था आपके, ऋषि दत्त मेहता। समझ जाओगे क्या, जो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन है इसका सब आपके जनक कौन है, ऋषि दत्त मेहता। ठीक, फिर बात आती है कि बूंदी में इनके अलावा सब आपके और कौन हुआ सब आपके, तो दोस्तों बूंदी में एक स्वतंत्रता सेनानी और होगा और उनका नाम था सूर्यमल मिश्रण। दोस्तों बूंदी में एक और स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, नाम क्या था, सूर्यमल मिश्रण। समझ जाओगे अच्छी तरह। ठीक, अच्छा दोस्तों पूछा जाए आपसे कि जो सूर्यमल मिश्रण है, दोस्तों पूछा जाएगा कि जो सूर्यमल मिश्रण है, जो साहब सूर्यमल मिश्रण है इनका जन्म कहाँ हुआ था। पूछा जाए कि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताओगे, बूंदी जिले में साहब आपके एक तहसील है और उसका नाम है हिंडोली तहसील। क्या नाम है, हिंडोली तहसील। क्लियर। तो तब आपके बूंदी जिले की हिंडोली तहसील में तब आपके सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था। एकदम क्लियर। अच्छा पूछा जाएगा कि जो सूर्यमल मिश्रण है इनके पिता का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि सूर्यमल मिश्रण के पिता का नाम था चंडीदान। क्या नाम था दोस्तों आपके, चंडीदान। जो सूर्यमल मिश्रण है इनके पिता का नाम था चंडीदान। और दोस्तों चंडीदान को साहब आपके इतिहास में जाना जाता है लाख पसाव के नाम से, अर्थात इनके पिता को लाख पसाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अच्छा पूछा जाए कि सूर्यमल मिश्रण की माता का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि इनकी माँ का नाम था भवानी देवी। तो इनकी माँ थी, उनका था आपके नाम क्या था, भवानी देवी। अच्छा दोस्तों पूछ लिया जाए कि इनका जन्म हिंडोली तहसील के किस गांव में हुआ था, हरना गांव में। दोस्तों गांव का नाम याद रखना, इनका था आपके जन्म कहाँ हुआ था, हरना गांव में हुआ था। ठीक। अच्छा साहब आपको पूछा जाएगा कि साहब आपके जो सूर्यमल मिश्रण हैं इनका विवाह किससे हुआ था। दोस्तों इनके कुल 6 पत्नियां थीं। साहब आपके इनके 6 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था सूर्या, एक का नाम था सुरक्षा, एक का नाम था रक्षा, एक का नाम था विजया, क्लियर, एक का नाम था डोला और एक का नाम था गोविंदा। एकदम क्लियर। ये दोस्तों इनकी 6 पत्नियां थीं, सूर्या, सुरक्षा, रक्षा, विजया, डोला, गोविंदा। ठीक। अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि जो सूर्यमल मिश्रण है इनके एक दत्तक पुत्र भी था। जो सूर्यमल मिश्रण है इनके एक दत्तक पुत्र भी था। और पूछा जाएगा कि इनके दत्तक पुत्र का नाम क्या था, मुरारी दान। इनका जो दत्तक पुत्र है उसका नाम क्या था, मुरारी दान। ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो सूर्यमल मिश्रण है, दोस्तों सूर्यमल मिश्रण आए ये किसके समकालीन थे।
पूछ लिया जाए कि सूर्यमल मिश्रण किसके समकालीन थे, तो आप क्या बताओगे कि सूर्यमल मिश्रण हाड़ा राम सिंह के समकालीन थे। जो सूर्यमल मिश्रण है ये हाड़ा राम सिंह के समकालीन थे। समझ जाओगे ना भैया कि जो सूर्यमल मिश्रण है ये हाड़ा राम सिंह के समकालीन थे। ठीक, अच्छा पूछा जाए कि सूर्यमल मिश्रण का स्मारक कहाँ बना हुआ है। पूछा जाए कि सूर्यमल मिश्रण का स्मारक कहाँ बना हुआ है, तो आप क्या बताओगे कि इनका स्मारक बना हुआ है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के निकट। पूछा जाए कि इनका स्मारक कहाँ बना हुआ है, उज्जैन में, और किस नदी के निकट बना हुआ है, क्षिप्रा नदी के निकट बना हुआ है मेरे विद्वान साथियों। ठीक, अच्छा दोस्तों पूछा जाए कि सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप क्या बताओगे कि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में एक तो नाम आता है वंश भास्कर का। किसका नाम आता है, वंश भास्कर का। ठीक दोस्तों साहब आपके इनकी रचनाओं में साहब आपके और पूछा जाए कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप क्या बताओगे, एक तो वंश भास्कर। ठीक, अच्छा तब आपके इसके अलावा और क्या बताओगे, तो आप क्या बताओगे कि वंश भास्कर के अलावा दोस्तों जो इनकी रचना है उसमें साहब आपके सती रासो है। क्या बताओगे, सती रासो, राम रासो, ठीक, राम रजाट, सती रासो, राम रासो, राम रजाट। ठीक दोस्तों साहब इसके अलावा इनकी एक रचना का नाम है बल बुद्धि विलास। इनकी एक रचना का नाम है बल बुद्धि विलास। ठीक, और पूछा जाए कि इनकी और कौन कौन सी रचना है, तो आप क्या बताओगे कि इनकी एक रचना का नाम है छंदमयूख। क्या बताओगे रे भैया, छंदमयूख। दोस्तों साहब आपके पूछा जाए इसके अलावा और कौन सी रचनाएं हैं, तो आप क्या बताओगे दोस्तों, इनके अलावा दोस्तों इनके साहब आपकी एक रचना है छंदमयूख, और दोस्तों इनकी एक रचना का नाम है दोस्तों आपके, दोस्तों इनकी दोस्तों एक जो रचना है उसका नाम है साहब आपके इलान देनी आपनी, हालरियो हुल राय। एकदम क्लियर, ये दोस्तों इनकी प्रमुख रचना है वंश भास्कर, सती रासो, राम रासो, रामजाड़, बुलबुद्धि विलास, छंदमयूख। एकदम क्लियर दोस्तों, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना, अगर जब हम सूर्यमल मिश्रण की बात कर रहे हैं तो दोस्तों जो सूर्यमल मिश्रण है ना, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का राजकवि। जो सूर्यमल मिश्रण है इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकवि कहा जाता है। जो सूर्यमल मिश्रण है दोस्तों इनका एक नाम है कलम और तलवार का धनी। इनका एक नाम क्या है भैया, कलम और तलवार का धनी। समझ जाओगे ना अच्छी तरह। ठीक दोस्तों जो सूर्यमल मिश्रण है इन्हें कहा जाता है वीर रसावतार। क्लियर दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है, वीर रसावतार। क्लियर, और दोस्तों इनका एक नाम है नव जागरणवाद का जनक। इनका एक नाम क्या है, नव जागरणवाद का जनक। किसे कहा जाता है, सूर्यमल मिश्रण को। एकदम क्लियर, राजस्थान का राजकवि, कलम और तलवार का धनी, वीर रसावतार, नव जागरणवाद का जनक कौन है, सूर्यमल मिश्रण। एकदम क्लियर क्या। अच्छा दोस्तों जब इतना याद कर लिया है तो ये भी याद रखना कि जो वंश भास्कर हैं दोस्तों, जो वंश भास्कर हैं, ठीक, इस वंश भास्कर साहब आपके लेखन आरंभ, ठीक है, पूछा जाए कि वंश भास्कर साहब आपके जो वंश भास्कर हैं इसको लिखना किसने आरंभ किया था। ठीक, तो आप क्या बताओगे कि इसे लिखना आरंभ किया था सूर्यमल मिश्रण ने। जो वंश भास्कर है इसे लिखना किसने आरंभ किया था, तो आप क्या बताओगे, सूर्यमल मिश्रण ने। और पूछ लिया जाए कि वंश भास्कर का लेखन किसने पूरा किया था, वंश भास्कर का जो लेखन है वो किसने पूरा किया था, तो आप क्या बताओगे, इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने। किसने पूरा किया था, दत्तक पुत्र मुरारी दान ने। और पूछा जाए कि जो सूर्यमल मिश्रण है वो किस भाषा के कवि थे, तो आप क्या बताओगे कि ये पिंगल भाषा के कवि थे। समझ जाओगे ना, जो सूर्यमल मिश्रण है ये पिंगल भाषा के कवि थे। ठीक, अच्छा दोस्तों इनकी एक रचना का नाम और याद रख लेना। ठीक, और दोस्तों इनकी एक रचना है वीर सत्सई। इनकी एक रचना का नाम और याद रखना दोस्तों, वीर सत्सई। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट, चलूँ आगे।
साहब फिर समझना अच्छी तरह कि साहब आपके बूंदी में प्रमुख हस्तियां कौन कौन हुई। सहल कंवर हो गई, नानक भील हो गया, देवा गुजर हो गया। ठीक दोस्तों, इसके अलावा ऋषि दत्त मेहता हो गए और सूर्यमल मिश्रण हो गए। और सूर्यमल मिश्रण का मैंने पूरा परिचय आपको दे दिया है। आप चाहें तो मैं आपके रास्ते से हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह। दोस्तों ये इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इनको अच्छी तरह याद रखना है और आपको ही रखना है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो बूंदी है, यहाँ सब आपकी जो बूंदी है, यहाँ से सब आपके कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। अगर हम परिवहन की बात करते हैं तो ध्यान रखना, यहाँ से एक तो गुजरता है NH12 और दोस्तों एक गुजरता है NH76। और 12 और 76 पर दोस्तों मैं आपको व्यापक जानकारी पहले के वीडियो में दे चुका हूँ। ठीक, अगर दोस्तों हम रेलवे की बात करते हैं, अगर दोस्तों हम रेलवे की बात करते हैं तो आप ध्यान रखना कि जो बूंदी है ना, ये पश्चिम मध्य रेलवे में आता है। जो बूंदी है ये पश्चिम मध्य रेलवे में आता है। समझ जाओगे ना दोस्तों, जो बूंदी है ये किस में आता है, पश्चिम मध्य रेलवे में आता है। ठीक, अब दोस्तों हम बात करते हैं बूंदी के तारागढ़ दुर्ग की। क्लियर, बूंदी में सब आपके एक दुर्ग है और दोस्तों इस दुर्ग का नाम है तारागढ़ दुर्ग। बूंदी में एक दुर्ग है और दोस्तों दुर्ग का नाम क्या है, तारागढ़ दुर्ग। समझ जाओगे दोस्तों, बूंदी में साहब कौन सा दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग। ठीक, फिर बात आती है कि जो तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण कब हुआ था। दोस्तों पूछा जाएगा कि जो तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे, 1352 में हुआ था। पूछ लिया जाए कि जो तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे, 1352 में हुआ था। अगर किसने कराया था, पूछा जाए कि किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि जो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है इसका सब आपके निर्माण कराया था बरसिंघाड़ा ने। जो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है इसका सब निर्माण किसने कराया था, बरसिंघाड़ा ने। पूछा जाए अगर दोस्तों ये भी याद रखना कि जो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है ये किस पहाड़ी पर है, तो आप क्या बताओगे कि जो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है ना, ये आड़ावल पहाड़ी पर है। जो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है ये किस पहाड़ी पर है, आड़ावल पहाड़ी पर। अगर बूंदी के तारागढ़ का उपनाम पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि जो तारागढ़ बूंदी है इसे कहा जाता है तिलिस्मी किला। दोस्तों जो तारागढ़ बूंदी है इसे कहा जाता है तिलिस्मी किला। सब आपको क्या कहा जाता है, तिलिस्मी किला। निर्माता बरसिंघाड़ा, पहाड़ी आड़ावल, उपनाम तिलिस्मी किला। कब बनाया गया था, 1352 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया दोस्तों, 1352 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक, और दोस्तों इस तारागढ़ दुर्ग के संदर्भ में, इस तारागढ़ दुर्ग के संदर्भ में दोस्तों किपलिंग के द्वारा, दोस्तों ये बहुत बड़े साहब आपके कलाकार थे, किपलिंग पुरातत्व शास्त्री थे, रुडयार्ड किपलिंग, इनका पूरा नाम है रुडयार्ड किपलिंग। तो दोस्तों इस किपलिंग के द्वारा तारागढ़ बूंदी के संदर्भ में कहा गया है कि इस दुर्ग का निर्माण भूतों और प्रेतों ने कराया है। क्लियर दोस्तों, तारागढ़ बूंदी के संदर्भ में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण भूतों और प्रेतों ने कराया है। साहब आपके किसने कराया है, भूतों और प्रेतों ने कराया है। जो तारागढ़ बूंदी है इस दुर्ग के विषय में किपलिंग के द्वारा कहा गया कि यह दुर्ग भूतों और प्रेतों के द्वारा निर्मित है। ठीक दोस्तों, किपलिंग के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यह दुर्ग कौन सा, मेहरानगढ़। तो इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में कहा है कि मेहरानगढ़ दुर्ग परियों और फरिश्तों के द्वारा बनाया गया है और तारागढ़ दुर्ग भूतों और प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। ठीक, याद रखना। ठीक दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग में, ये दोस्तों हमारा तारागढ़ दुर्ग। ठीक दोस्तों, जो तारागढ़ दुर्ग है ना, इस तारागढ़ दुर्ग में साहब आपके एक महल है और दोस्तों उस महल का नाम है, दोस्तों तारागढ़ दुर्ग में एक महल है और दोस्तों उस महल में आपके बूंदी के शासकों के साहब आपके राज्याभिषेक होते थे। एकदम क्लियर। और पूछा जाएगा कि उस महल का नाम क्या है, तो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग में एक महल है और महल का नाम है दौलत दरी खाना। दोस्तों यहाँ एक महल है और महल का नाम है दौलत दरी खाना। ठीक, और दोस्तों इस महल में साहब आपके, दोस्तों ये महल है दौलत दरी खाना महल। ठीक,
और दोस्तों इस महल में साहब आपके बूंदी के शासकों के राज्याभिषेक होते थे। ठीक दोस्तों, इस महल में बूंदी के शासकों के राज्याभिषेक होते थे। बूंदी के शासकों के राज्याभिषेक होते थे। कहाँ होते थे? दौलत दरी खाना महल में। ठीक। अच्छा, अगली बात करें दोस्तों, इसी तारागढ़ में, तारागढ़ में साहब आपकी चित्रशाला बनी हुई है। दोस्तों इसी तारागढ़ में चित्रशाला बनी हुई है। और दोस्तों इस चित्रशाला का जो निर्माण है, पूछा जाएगा दोस्तों कि इस चित्रशाला का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों जो चित्रशाला है ना, इसका जो निर्माण है दोस्तों वो कराया गया था दोस्तों आपके उमेश सिंह के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? उमेश सिंह के द्वारा साहब आपके इस चित्रशाला का निर्माण कराया गया था। समझ जाओगे अच्छी तरह। यहाँ केवल मैं दोस्तों दुर्ग की सामान्य बातें बता रहा हूँ, विशेष बातें नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों तारागढ़ दुर्ग में एक बुर्ज है और उस बुर्ज को कहा जाता है भीम बुर्ज। तारागढ़ दुर्ग में एक बुर्ज है और उस बुर्ज को साहब आपके क्या कहा जाता है? भीम बुर्ज। समझ जाओगे ना। जो तारागढ़ दुर्ग है यहाँ साहब आपके एक बुर्ज भी है और बुर्ज क्या कहलाता है? भीम बुर्ज। क्लियर। और दोस्तों मैं तोपों के बारे में बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि साहब तारागढ़ दुर्ग में एक तोप रखी हुई है और उस तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप। तारागढ़ दुर्ग में एक तोप रखी हुई है और तोप का नाम क्या है? गर्भ गुंजन तोप। क्लियर दोस्तों। एक बार फिर समझना अच्छी तरह। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ? 1352 में। किसने कराया? बरसिंघाड़ा ने। पहाड़ी, आडावल पहाड़ी उपनाम तिलिस्मी किला। किपलिंग ने कहा है कि भूतों और प्रेतों ने कराया है। किपलिंग साहब आपके कहता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग साहब आपके किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? परियों और फरिश्तों के द्वारा बनाया गया है। तारागढ़ दुर्ग में दौलत दरी खाना महल है जहां बूंदी के शासकों के राज्याभिषेक होते हैं। चित्रशाला जिसका निर्माण उमेश सिंह ने कराया था। भीम बुर्ज और गर्भ गुंजन तोप कहाँ रखी हुई है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में रखी हुई है। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह। ठीक। चलिए दोस्तों आगे की बात करें। ठीक। फिर बात आती है कि दोस्तों अगर हम अगली बात करते हैं तो बात आती है कि बूंदी जिले में प्रमुख दरगाह किसकी है? पूछा जाए कि बूंदी जिले में प्रमुख दरगाह किसकी हैं, तो आप ध्यान रखना कि बूंदी जिले में जो प्रमुख दरगाह है ना वो है मीरान साहब की दरगाह। बूंदी जिले में साहब आपके जो प्रमुख दरगाह है वो किसकी है? मीरान साहब की दरगाह है। ठीक। और दोस्तों मीरान साहब की दरगाह दो जगह है। एक तो कहाँ भी हो? तारागढ़ बूंदी में, और एक कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में। तो साहब आपके जो मीरान साहब है ना इनकी दरगाह दो जगह है, एक तो तारागढ़ बूंदी और एक तारागढ़ अजमेर। और दोस्तों पूछा जाए कि इन मीरान साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे? मीर सैयद हुसैन खिंग सवार। क्लियर। इनका जो मूल नाम था ना वो था मीर सैयद हुसैन खिंग सवार, ये इनका रियल नेम था। और दोस्तों इन्हें मीरान साहब के नाम से जाना जाता है। इनकी दरगाह दो जगह है, एक तो तारागढ़ बूंदी में और तारागढ़ अजमेर में। ठीक दोस्तों। इसके अलावा साहब आपके जो बूंदी है ना, इस बूंदी में दोस्तों एक प्रसिद्ध बावड़ी है और उसका नाम है रानी जी की बावड़ी। ये दोस्तों बूंदी जिले में एक बावड़ी है, बावड़ी का नाम क्या है? रानी जी की बावड़ी। ठीक। फिर बात आती है कि जो रानी जी की बावड़ी है इसका निर्माण किसने कराया था? पूछा जाएगा कि जो रानी जी की बावड़ी है इसका निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि दोस्तों रानी जी की जो बावड़ी है इसका निर्माण कराया था रानी नतावंजी ने। साहब पूछा जाए कि जो रानी जी की बावड़ी है इसका निर्माण किसने कराया था? रानी नतावंजी ने। और पूछा जाए कि रानी नतावंजी किसकी पत्नी थी? पूछ लिया जाए कि रानी नतावंजी किसकी पत्नी थी, तो आप क्या बताओगे कि ये बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी थी। ये बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी थी। एकदम क्लियर, समझ जाओगे। और इनके द्वारा साहब आपकी रानी जी की बावड़ी बनाई गई थी। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना,
अगर झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है तो दोस्तों बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। दोस्तों ध्यान रखना, जो बूंदी है ना इसे कहा जाता है बावड़ियों का शहर। बूंदी के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में साहब आपके बहुत सारी प्राचीन बावड़ियां आज भी बनी हुई हैं। समझ जाओगे अच्छी तरह, ठीक यहाँ तक। अच्छा दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं है ना भैया, चलूँ आगे। अच्छा दोस्तों अब अगली बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं बूंदी चित्रशैली की। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं बूंदी चित्रशैली की। बूंदी चित्रशैली, ठीक दोस्तों, जो बूंदी चित्रशैली है ना, पूछा जाएगा कि जो बूंदी चित्रशैली है इसका आरंभ कब हुआ था। अच्छा पूछा जाएगा कि जो बूंदी चित्रशैली है ये किससे उत्पन्न हुई है। पूछा जाएगा कि जो बूंदी चित्रशैली है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप क्या बताओगे कि बूंदी चित्रशैली की उत्पत्ति हुई है मेवाड़ और मुगल चित्रशैली से। ठीक दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, मैं जिले दर्शन के अंतर्गत आपकी सभी बातें क्लियर करा रहा हूं। तो बूंदी चित्रशैली की उत्पत्ति किससे हुई है, मेवाड़ मुगल चित्रशैली से। समझ जाओगे ना भैया, क्लियर पहली बात। अच्छा दूसरी बात आती है कि जो बूंदी चित्रशैली है इस बूंदी चित्रशैली का आरंभ कब हुआ। पूछा जाए कि बूंदी चित्रशैली का आरंभ कब हुआ, तो आप क्या बताओगे कि जो बूंदी चित्रशैली है इसका आरंभ हुआ था सुरजनहाड़ा के शासनकाल में। पूछा जाए कि जो बूंदी चित्रशैली है इसका आरंभ कब हुआ, तो आप क्या बताओगे सुरजनहाड़ा के समय। ठीक, और सुरजनहाड़ा के जीवन पर क्या लिखा गया था, सुरजन चरित्र। दोस्तों जो सुरजनहाड़ा है, सुरजनहाड़ा के जीवन पर क्या लिखा गया था, सुरजन चरित्र। बताया ना मैंने दोस्तों अभी। और पूछ लिया जाए कि सुरजन चरित्र किसने लिखा, बताओ 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 बताओ, तो आप क्या बताओगे कि जो सुरजन चरित्र है वो किसने लिखा था, चंद्रशेखर ने। किसने लिखा था रे भैया, चंद्रशेखर ने। ठीक। अच्छा दोस्तों अगली बात आती है कि जो बूंदी चित्रशैली है इस बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल। पूछ लिया जाए कि जो बूंदी चित्रशैली है इस बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल। ठीक, तो आप क्या बताओगे कि उमेश सिंह का शासनकाल। ठीक, पूछा जाए कि बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल, तो क्या बताओगे आप, उमेश सिंह का शासनकाल बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल है। समझ जाओगे ना, उमेश सिंह का शासनकाल बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों। ठीक। अच्छा पूछा जाए कि बूंदी चित्रशैली में किन पशुओं को प्रधानता दी गई है, तो एक तो हाथी को दी गई है और एक हरिण को दी गई है। हाथी और हरिण को दी गई है। फिर पूछा जाएगा कि बूंदी चित्रशैली में, पूछा जाएगा कि बूंदी चित्रशैली में किस पक्षी को प्रधानता दी गई है। पूछा जाए कि बूंदी चित्रशैली में किस पक्षी को प्रधानता दी गई है, तो आप क्या बताओगे कि जो बूंदी चित्रशैली है इसमें साहब आपके बतख को प्रधानता दी गई है। किसे प्रधानता दी गई है, बतख को। और पूछ लिया जाए कि बूंदी चित्रशैली का रंग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, एक तो नीला और एक हल्का हरा। नीला और हल्का हरा बूंदी चित्रशैली का प्रमुख रंग है। ठीक। और पूछा जाए कि बूंदी चित्रशैली साहब आपके किसके लिए जानी जाती है, तो दोस्तों पशु पक्षियों का विशेष चित्रण। पशु पक्षियों का चित्रण सब आपके बूंदी चित्रशैली की विशेषता है। क्लियर। और पूछा जाए कि बूंदी चित्रशैली की दूसरी विशेषता क्या है, तो भित्ति चित्र मतलब दीवार, भित्ति चित्रों का चित्रण। ठीक, भित्ति चित्रों का चित्रण, ये दोनों बूंदी चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बूंदी चित्रशैली उत्पत्ति हुई है मेवाड़ और मुगल चित्रशैली से। आरंभ हुआ था सुरजनहाड़ा के समय। सुरजनहाड़ा के जीवन पर लिखा गया था सुरजन चरित्र। लिखने वाले थे चंद्रशेखर। स्वर्णकाल उमेश सिंह का शासनकाल। पशु हाथी और हरिण, पक्षी बतख, रंग नीला और हल्का हरा, पशु पक्षियों का चित्रण और भित्ति चित्रों का निर्माण बूंदी चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। एकदम क्लियर। चलो आगे दोस्तों। ठीक।
फिर दोस्तों बात आती है तब आपके बूंदी में, तब आपकी बात आती है कि तब आपके बूंदी के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं कि बूंदी के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगर बूंदी के प्रमुख मेलों की बात की जाए, अगर बूंदी के प्रमुख मेलों की बात की जाए तो तब दोस्तों यहाँ का जो प्रमुख मेला है वो है कजली तीज। ठीक, बूंदी का साहब आपके जो प्रमुख मेला है वो कौन सा है, कजली तीज। क्लियर। और पूछा जाए कि साहब आपके कजली तीज कब मनाई जाती है, भाद्र माह में। कौन से पक्ष में मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष में। एकदम क्लियर। और दोस्तों तीज मतलब इसका आरंभ कब से होता है, तृतीया से। तो भाद्र कृष्ण तृतीया से कजली तीज के मेले का आयोजन होता है। ठीक। और दोस्तों इसके अलावा बूंदी में साहब आपके एक मेले का और आयोजन किया जाता है, केशव राय पाटन का मेला। एकदम क्लियर, केशव राय जी का मेला या केशव राय पाटन का मेला। और पूछा जाए ये कब भरता है तो आप क्या बताओगे कि केशव राय पाटन का जो मेला है उसका आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब किया जाता है मेरे भैयाओं, कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। ठीक। अच्छा बूंदी के राम मंदिरों की बात करें तो रामेश्वर मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है, सीताराम जी का मंदिर है, तिलस्वासा आपके दोस्तों, इसके अलावा आपके तलवास महादेव का मंदिर है। बहुत सारे मंदिर हैं बूंदी में। और दोस्तों इसके अलावा चार भुजा का मंदिर है। ये बूंदी जिले के प्रमुख मंदिर हैं। ठीक। उद्योग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक दोस्तों, थोड़ी सी उद्योग की बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों हम उद्योग की बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, बूंदी में साहब आपके सीमेंट निर्माण उद्योग प्रमुख है। और साहब आपके यहाँ एसीसी फैक्ट्री है। दोस्तों बूंदी में साहब आपके एसीसी फैक्ट्री है जो कि सीमेंट निर्माण उद्योग का प्रमुख केंद्र है। फिर बात आती है कि जो एसीसी फैक्ट्री है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक। तो आप क्या बताओगे कि एसीसी फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1912-13 में। अच्छा पूछा जाए कि जो एसीसी फैक्ट्री है ये कहाँ है तो दोस्तों ये बूंदी जिले में लाखेरी नामक स्थान पर है। दोस्तों बूंदी जिले में लाखेरी नामक स्थान पर एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। ठीक। अच्छा तो दोस्तों पूछा जाएगा कि जो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है, दोस्तों जो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है सब आपके दोस्तों पे बात आती है कि सब आपके जो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है इसकी स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी। पूछा जाए कि इसकी स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी तो आप क्या बताओगे कि इसकी स्थापना की गई थी क्लिनिक्सन कंपनी के द्वारा। एकदम क्लियर। पूछा जाए कि इसकी स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी तो आप क्या बताओगे, क्लिनिक्सन संस्था के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी एसी सीमेंट फैक्ट्री की। ठीक दोस्तों, इसके अलावा बूंदी जिले में एक शुगर मिल भी है और उसका नाम है केशव राय पाटन शुगर मिल। एकदम क्लियर। बूंदी जिले में एक शुगर मिल भी है और दोस्तों उसका नाम है केशव राय पाटन शुगर मिल। ठीक दोस्तों साहब ये शुगर मिल है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में। जो केशव राय पाटन शुगर मिल है इसकी स्थापना कब हुई थी, शुगर मिल 1965 में। और पूछा जाएगा कि ये किस क्षेत्र की मिल है तो दोस्तों यह सहकारी क्षेत्र की मिल है। एकदम क्लियर साहब, किस क्षेत्र की मिल है, यह सहकारी क्षेत्र की मिल है। एकदम क्लियर। और दोस्तों वर्तमान में ये जो मिल है ये बंद पड़ी हुई है। वर्तमान साहब आपकी मिल बंद पड़ी हुई है और इसे आरंभ करने के लिए साहब समय समय पर आंदोलन भी किए गए हैं। दोस्तों इसके अलावा साहब आपके राजस्थान में, दोस्तों इसके अलावा राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ, दोस्तों राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ चावल की किस्म, सर्वश्रेष्ठ चावल का उत्पादन। क्लियर दोस्तों, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ चावल का जो उत्पादन है वो साहब आपके कहाँ होता है, बूंदी में। अर्थात बूंदी का चावल पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। तो सर्वोत्तम क्वालिटी का जो चावल है वो सब आपके कहाँ उत्पादित होता है, बूंदी में। अच्छा दोस्तों अगर हम चावल की बात करते हैं, देखिए अगर हम चावल की बात करते हैं तो साहब ध्यान रखना, पूछा जाए कि चावल का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र, चावल का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र किस जिले में है तो आप क्या बताओगे, बांसवाड़ा में। चावल का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र किस जिले में है, बांसवाड़ा में। तो पूछा जाए कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन,
पूछा जाए कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो आप क्या बताओगे कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में। कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में। और सर्वोत्तम किस्म का चावल कहाँ होता है? बूंदी में। समझ जाओगे। तो चावल का बोया गया क्षेत्र कहाँ है? बांसवाड़ा में सर्वाधिक बोया गया। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में। और सर्वोत्तम किस्म का चावल कहाँ पैदा होता है? बूंदी में पैदा होता है। एकदम क्लियर दोस्तों ये था हमारा बूंदी जिला और बूंदी जिले की विशेषताएं, बूंदी जिले का ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, भौगोलिक महत्व। ठीक दोस्तों, एक बार हम दोस्तों दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बूंदी के तीनों नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? छोटी काशी, वृंदावती और फर्रुखाबाद। ठीक दोस्तों, मुगल शासकों के नाम आपको याद रखने हैं। ये बहुत काम की बातें हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में, इनको अच्छी तरह पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बूंदी की स्थापना कब हुई? देवाहाड़ा ने की थी। वास्तु संस्थापक सूर्यनारायण है, याद रखना। ठीक, जिला बना था ये बूंदी का अक्षांश, देशांत और भौगोलिक विस्तार। ठीक, अच्छा, बूंदी के प्रमुख जलाशय नौलखा राजस्थान में क्या क्या है आप अच्छी तरह देख लीजिए, ये काम की बातें हैं दोस्तों। प्रमुख नदियां बूंदी की, चंबल कोटा बूंदी की सीमा का निर्धारण करती है। बूंदी के प्रमुख अभ्यारण्य हम पढ़ चुके हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले भी हो ये बूंदी में। अच्छा दोस्तों, ये मैंने बताया था वंश और उनके स्मारक कहाँ कहाँ बने हुए हैं। बूंदी में 4 बाग हैं। प्रमुख व्यक्तित्व सहल कंवर हुई है, नानक बील हुए, देवा गुजर हुए हैं, ऋषि दत्त मेहता हुए, सूर्यमल मिश्रण हुए। सूर्यमल मिश्रण का पूरा परिचय दिया है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्रिय साथियों। ठीक, अच्छा दोस्तों, बूंदी में तारागढ़ दुर्ग है, उसकी पूरी नॉलेज मैंने आपको दी है। दुर्ग में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वहां और ज़्यादा चर्चा करेंगे। ठीक, अच्छा, दरगाह की जब तो हम मीरान साहब की दरगाह है, रानी जी की बावड़ी की दोस्तों बात कर ली हमने। ठीक, बूंदी चित्रशैली को हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है। और दोस्तों बूंदी में सब उद्योग की हमने चर्चा कर ली है। साथियों, ये था बूंदी जिला और बूंदी जिले की विशेषताएं। उम्मीद करता हूँ काव्य क्लासेस का ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो अच्छे लग रहे हो, तो अधिक से अधिक संख्या में इन्हें शेयर करें, इन्हें लाइक करें, आपके दोस्तों को इन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और दोस्तों कमेंट के द्वारा आप अनिवार्य रूप से हमें सुझाव दें। ठीक, अच्छा साथियों, आपका एक प्रश्न ये भी था कि साहब कमेंट बॉक्स में कि मैं जो प्रश्न पूछता हूँ उसके आंसर क्यों नहीं देता हूँ। तो दोस्तों जब राजस्थान जिला दर्शन पूरा होगा, तो जिला दर्शन पूरा होने के बाद राजस्थान के 33 जिलों से वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2019 तक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान जिला दर्शन से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा वीडियो बनाकर। और उसके साथ साथ आज तक मैंने आपसे जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर व्याख्या सहित उस दिन दूंगा, एक साथ दूंगा। इसलिए दोस्तों मैं अभी केवल प्रश्न पूछ रहा हूँ, प्रश्नों के उत्तर मैं एक साथ दूंगा और पूरे व्याख्या के साथ दूंगा। एकदम क्लियर। उस पर कम से कम 4 या 5 वीडियो और बनाएंगे जिला दर्शन समाप्त होने के बाद। हाँ, तो आप अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ईश्वर आपका हमेशा साथ दे, आपके भविष्य बनाए, आप आपके सपनों को कामयाब करें, सपनों को पूरा करें और आपको आपके मंजिल मिले। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू सो मच।